हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं अपना पूरा कंप्यूटर असेंबल करूँगा। जो भी आपने वीडियोस देखी होंगी इस सीरीज़ में, जिसमें मैंने सारी चीज़ें अनबॉक्स की थी जो मैं इस कंप्यूटर में लगाने वाला हूँ। सो आज मैं वो सारी चीज़ें इसमें असेंबल करने वाला हूँ। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो पूरी कंप्यूटर की असेंबली से पहले मैं बता देता हूँ जो मैं केस यूज़ करने वाला हूँ। सो मैं ये डीप कूल का ड्यूकेस इसका नाम है, ये कंप्यूटर केस यूज़ करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कोर i7 का स्टिकर है, जो कि मैं पहले यूज़ कर रहा था इसमें। एंड ये डीप कूल की ब्रांडिंग है यहाँ पे। सो ये केस मेरे पास एक्चुअली अराउंड 1.5 ईयर्स से है। सो ये पुराना है, ये नया नहीं है। एंड यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट्स है डीवीडी रोम्स के लिए। एंड उसके नीचे आप कोई भी 2.5 इंच की ड्राइव लगा सकते हो। यहाँ पे फ़ैन के लिए जगह है, एयर फ्लो के लिए। सो ये था केस का लुक फ्रंट साइड से। एंड अब मैं आपको थोड़ा साइड का लुक दिखाता हूँ। सो ये है केस का राइट साइड। एंड यहाँ पे भी एक पैनल है जो कि आप रिमूव कर सकते हो स्लाइड करके। एंड इसको रिमूव करने के बाद आप इसमें अपनी पावर सप्लाई और अपने हार्ड डिस्क वगैरह लगा सकते हो। एंड ये है इसकी बैक साइड। यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ैन आता है डीप कूल का। एंड नीचे यहाँ पे एक ऑलरेडी मैंने पावर सप्लाई लगाई हुई है, ये एनटेक की है 750 वाट की। एंड बाकी तो यहाँ पे आईओ प्लेट लगती है। एंड अब टॉप से मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे थोड़ा मैश है, इसके ऊपर एक स्टील का कवर आता है, वो मैंने हटाया हुआ है एयर फ्लो के लिए। एंड यहाँ पे एक USB 3.0 पोर्ट है, यहाँ पे हेडफोन और माइक्रोफोन जैक, एक और USB, ये पावर बटन, यहाँ पे रीसेट। एंड उसके बाद यहाँ पे है एक फ़ैन रेगुलेटर। इससे आप बेसिकली अपनी फ़ैन्स की स्पीड, जो भी ऑक्सिलरी फ़ैन्स लगाते हो उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। सो ये था थोड़ा ओवरव्यू मेरे केस का। तो अब आते हैं मेन असेंबली पे। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि ये ग्लास जो है बिल्कुल स्क्रैच्ड अप है। तो जैसा मैंने बताया था पुराना केस है, तो ये काफ़ी जल्दी स्क्रैच हो गया। आई थिंक क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी इसकी। सो यहाँ से हम इसको स्लाइड करके रिमूव कर लेंगे। एंड पहली चीज़ जो हम लगाएंगे वो है मदरबोर्ड। सो मदरबोर्ड के लिए हमारे पास कुछ स्क्रूज़ हैं जिसकी मदद से हम इंस्टॉल करेंगे इसको। एंड अभी आपको जस्ट ये मदरबोर्ड केस के अंदर डालना है और स्क्रूज़ की पोजीशन जो है वहाँ पे अलाइन करना है। एंड जस्ट उसके बाद आपको स्क्रूज़ टाइट कर देने हैं। Now that the motherboard is properly aligned inside the case, अब हमको जस्ट सारे स्क्रूज़ उन पोजीशंस पे लगा देने हैं एंड टाइट कर देने हैं। दिस इज़ द लास्ट स्क्रू लेफ्ट। एंड उसके बाद ये मदरबोर्ड एकदम स्टर्डी हो गया है। एंड अब ये हिल नहीं रहा बिल्कुल भी। सो अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट मैं ये केबल प्लग इन कर देता हूँ। ये बेसिकली CPU पावर के लिए होती है केबल। सो काफ़ी मुश्किलों के बाद वो केबल मैंने लगाई थी। एंड उसके बाद जो केबल हम इंसर्ट करेंगे वो होगी ATX पावर की केबल, जो कि यहाँ पे है। एंड इसको अब यहाँ पे प्लग इन कर देंगे, जो कि मदरबोर्ड को पावर देती है बेसिकली। सो ये कनेक्टर भी एकदम प्रॉपरली लग गया है। एंड उसके बाद अब हम लगाएंगे अपनी M2 SSD। तो उसको लगाने के लिए ये हमें हीट सिंक हटाना पड़ेगा पहले। एंड उसको हटाने के लिए ये ऊपर 3 स्क्रूज़ हैं, तो मैं पहले उनको रिमूव कर लेता हूँ। सो ये है हमारे M2 SSD की हीट सिंक, जो कि कुछ हद तक उस SSD को कूल रखने के काम आती है। एंड इस हीट सिंक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है एंड थोड़ी हैवी भी है ये पकड़ने में। सो ये है हमारी क्रूशल की M2 SSD 500 GB की।
जैसा कि आप ये देख रहे हो कितनी छोटी है दिखने में, बट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। जस्ट इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे एक मदरबोर्ड में M2 स्लॉट है, उसमें जस्ट आपको स्लाइड इन करना है ऐसे, एंड पीछे की तरफ एक स्क्रू है जो कि स्क्रू मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये स्क्रूज है इसका छोटा सा, तो ये आपको जस्ट बैक साइड में लगाना है ताकि ये वहाँ पे फिक्स हो जाए। सो ये स्क्रू लगाने के बाद एकदम फिट हो गई है वहाँ पे, एंड उसके बाद जस्ट हमको इसका हीट सिंक वापस से लगा देना है उन 3 स्क्रूज़ की मदद से। सो हमारी M2 SSD एकदम प्रॉपरली फिट हो गई है वहाँ पे, एंड अब उसके बाद बारी है रैम की। तो मैं रैम यूज़ कर रहा हूँ Corsair Vengeance Pro RGB। इसको इंस्टॉल करना भी काफ़ी आसान है, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप एक रैम यूज़ कर रहे हो तो आप किसी भी स्लॉट में लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप 2 रैम्स लगा रहे हो सीक्वेंस में, तो जस्ट आपको देखना है कि आप वो रैम सेम चैनल में लगाओ। तो बेसिकली जो नॉर्मल मदरबोर्ड्स होते हैं, जैसे कि मेरा है, इसमें 2 चैनल्स हैं, तो अगर मैं एक रैम इधर लगाता हूँ तो इसी के सेम चैनल में ही मुझे दूसरी रैम लगानी है ताकि मैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर पाऊँ। तो इसके बाद मैं लगाऊंगा अपना कूलर मास्टर का लिक्विड कूलर, जो कि वहाँ टॉप पे फिट होगा, एंड इसको फिट करने से पहले इसको असेंबल करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट इसको असेंबल करके दिखाता हूँ आपको। सो असेंबल करने के बाद ये लिक्विड कूलर कुछ ऐसा दिखता है। सामने 120 mm के 2 फैंस लग गए हैं, एंड पीछे रेडिएटर, एंड यहाँ पे ये है CPU पंप। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले मैं ये फ़ैन हटा देता हूँ। आई थिंक ये इसके बीच में आएगा जब मैं इसको स्लाइड करूँगा, तो अच्छा है कि मैं पहले इसको हटा दूँ। ये है डीप कूल का फ़ैन जो इस केस के साथ आता है। ओके, तो आप जल्दी से वो रेडिएटर लगा देते हैं, एंड ओके, तो इसके लिए हमें रैम भी हटानी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए। सो अब जस्ट हमको ये रेडिएटर वहाँ तक स्लाइड करना है ताकि वो अपनी पोजीशन पे फिट हो जाए, फिर पीछे से स्क्रू लगाने हैं। सो यहाँ से अपनी जगह पे पहुँच गया है, एंड यहाँ इस साइड से हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं टॉप साइड पे। तो यहाँ से जैसा आप देख रहे हो, तो ऊपर से लगाने के लिए हमें ये प्लास्टिक कवर हटाना पड़ेगा, एंड यहाँ से मैं हटा देता हूँ। एंड नीचे जो आप देख रहे हो ये रेडिएटर यहाँ पे दिख रहा है, एंड यहाँ पे स्क्रूज़ के लिए जगह है। तो यहाँ पे जस्ट हमें स्क्रू लगाने हैं, तो उसके बाद ये एकदम स्टेडी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, माउंट हो जाएगा। तो अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रेडिएटर है, एंड इसके लिए जो स्क्रूज़ लगेंगे वो कुछ ऐसे दिखेंगे। तो अब मैं स्क्रूज़ को फटाफट इस पर लगा देता हूँ। ओके गाइस, तो ये लास्ट स्क्रू हमने टाइट कर दिया है, एंड अब ये रेडिएटर प्रॉपरली माउंट हो गया है केस पे। एक बार मैं यहाँ से भी चेक कर लेता हूँ कि ये कहीं से हिल तो नहीं रहा। तो ये प्रॉपरली एकदम स्टेडी है यहाँ पे। एंड अब इसके बाद जो ये हमने फ़ैन निकाला था, रिमूव किया था रेडिएटर लगाने के लिए, इसको भी वापस लगा देते हैं। तो ये फ़ैन भी प्रॉपरली वापस लगा दिया है, एंड अब उसके बाद बारी है इस पंप फ़ैन की, जो कि रेडिएटर का पंप फ़ैन है। इसका ये प्लास्टिक कवर मैं हटा देता हूँ। आपको भी, अगर आप भी यूज़ कर रहे हो तो ये हटा के लगाना है आपको। सो इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इसके साथ कुछ माउंट्स आए थे, जो कि ये हैं AMD AM4 सॉकेट के लिए या AM3 के लिए भी कंपैटिबल है। तो पहले मैं इन माउंट्स को लगा लेता हूँ इस पंप में प्रॉपरली, एंड फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं।
सो मैंने माउंट्स लगा दिए हैं इस पर। सो बस ये कंफर्म कर लेते हैं कि एकदम टाइट है या नहीं है। तो स्क्रूज़ एकदम टाइट होने चाहिए और कहीं से भी कुछ ढीला नहीं रहना चाहिए। ओके, तो इसको लगाने के बाद ओके, तो हम प्रोसेसर लगाना भूल ही गए। तो यहाँ पे पहले प्रोसेसर लगा लेते हैं। ये है Ryzen 7 3rd Gen AMD का प्रोसेसर, जो कि मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। सो ये जो पेन वाले प्रोसेसर्स होते हैं, इनको आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है एंड मेक श्योर कि जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो कोई भी पेन बेंड ना हो, क्योंकि उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, प्रोसेसर भी ख़राब हो सकता है। तो इंस्टॉल करने के लिए पहले ये अनलॉक कर देना है। ये जो यहाँ पे छोटा सा लॉक, इसमें मतलब प्रोसेसर लॉक होता है बेसिकली, इसको ऊपर की तरफ पुल कर देना है। एंड जब आप प्रोसेसर वहाँ पे लगा रहे हो तो बहुत ही फर्मली लगाना है, थोड़ा मतलब बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है उसके ऊपर, वरना आपकी पेन्स ख़राब हो सकती हैं। एंड इस पूरी बिल्ड में प्रोसेसर भी एक मतलब बहुत ही कॉस्टली चीज़ है। तो जैसे ये यहाँ पे सेटल हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। एंड उसके बाद ये आप लॉक को नीचे कर सकते हो वापस। तो एकदम अपनी प्लेस पे ढंग से स्टेडी बैठ गया एकदम। तो अब इस पे थोड़ा कूलिंग पेस्ट लगा देते हैं। मैं कोई बहुत ही हाई क्वालिटी कूलिंग पेस्ट यूज़ नहीं कर रहा, जस्ट जेनेरिक जो भी नॉर्मल कूलिंग पेस्ट आते हैं वो यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इनका बस बेसिकली काम यही होता है कि ये प्रोसेसर से हीट लें और ऊपर जो पंप है वहाँ तक ट्रांसफ़र कर पाएँ। बाकी मेन काम तो उस पंप और रेडिएटर का होता है। एंड कूलिंग पेस्ट लगाते टाइम बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम ज़्यादा अमाउंट ना लगाएं, जस्ट नॉर्मल जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लगाएं, जितना मैंने लगाया हुआ है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो जब आप कूलिंग फ़ैन या ये पंप लगाओगे ऊपर तो वो साइड से निकलने लग जाएगा। तो बस इतना ही लगाना है कि वो ऊपर स्प्रेड हो जाए। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी छोटी सी। तो ये जो पंप है अभी ये यहाँ पे लगाने में काफ़ी मुश्किल हो रही है एंड ये ऐसे फिट भी नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो रेडिएटर है ये रोटेट करके लगाना पड़ेगा, ताकि ये जो राइट साइड में जो ये पाइप देख रहे हो ये लेफ़्ट साइड में आ जाए। सो ये वापस मैंने लगा दिया है अब की बार ठीक पोजीशन में। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि लेफ़्ट साइड से अभी पाइप आ रहा है रेडिएटर का पंप तक। तो अब इसको ट्राई करते लगाने की। जो पहले प्रॉब्लम हो रही थी वो ये हो रही थी कि ये जो कूलर मास्टर का लोगो है, एक तो ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा था, जो कि इसकी करेक्ट पोजीशन है, एंड जो इसके माउंट्स हैं वो भी ठीक पोजीशन पे नहीं आ रहे थे। तो अब ये एकदम ठीक पोजीशन पे आ रहे हैं। फाइनली ये CPU पंप भी लग गया है प्रॉपरली। तो ये काफ़ी आसान लग रहा था पहले लगाना, बट जब लगाया तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसको भी लगाना, तो काफ़ी टाइम लग गया इसमें भी। एंड उसके बाद जो हमने रैम रिमूव करी थी रेडिएटर लगाने के लिए वो भी वापस लगा देते हैं उसकी जगह पे। तो रैम भी वापस लगा दी है। एंड उसके बाद अब ये कुछ वायर्स हैं जो कि CPU पंप के हैं, जिसमें से कि एक RGB के लिए एक पावर के लिए, तो इनको भी बाद में लगाएंगे। तो उससे पहले केस में जो फ्रंट में USB माइक्रोफोन और पावर के बटन्स होते हैं उनकी केबल्स में लगा देता हूँ मदरबोर्ड में, जैसे कि ये USB 3.0 की है। तो जो फ्रंट के पोर्ट्स हैं उनकी केबल प्रॉपरली लग गई है मदरबोर्ड में। एंड उसके बाद हम लगाएंगे अपना ग्राफिक्स कार्ड, जो कि है MSI का 1080। तो इसको लगा लेते हैं पहले। सो GPU की इंस्टॉलेशन भी काफ़ी इजी होती है। जस्ट आप ये PCI Express का स्लॉट है, वहाँ पे आपको प्लग करना है
एक्चुअली इसको लगाने से पहले मैं ये सेटा पोर्ट्स जो है इनको भी प्लग इन कर देता हूँ, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो ये सेटा केबल्स लगाने के बाद अब हम इसको आराम से लगा सकते हैं। एंड ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली ऑलरेडी स्क्रूज लगे हुए हैं कुछ सामने की तरफ, तो पहले ये रिमूव करने पड़ेंगे। तो ये है वो स्क्रूज जो ग्राफिक कार्ड को होल्ड करते हैं अपनी जगह पे। सो ग्राफिक्स कार्ड अपनी पोजीशन पे लग गया है एंड इसको थोड़ा और सिक्योर करने के लिए ये स्क्रूज वापस से लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब ये एकदम प्रॉपरली यहाँ पे फिक्स हो गया है। एंड अब उसके बाद ये जो इसकी पावर के लिए केबल्स हैं ये लगानी पड़ेंगी। तो इसके लिए आपको मिनिमम ऐसी पावर सप्लाई चाहिए होगी जिसमें 8 पिन्स के पावर प्लग्स हों, और जैसे कि मेरी है। सो ग्राफिक्स कार्ड की पावर केबल्स भी हमने लगा दी है। एंड अब उसके बाद वापस से सीपीयू पंप पे आते हैं। इसमें भी एक्चुअली 2 केबल्स हैं, एक आरजीबी और एक पावर के लिए। तो ये पावर वाली हम लगा देते हैं मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में एक ऑलरेडी एक हेडर है जिस पे लिखा हुआ है पंप फैन, तो वहाँ पे मैं ये लगा रहा हूँ। सो इसको लगाने के बाद अब हम रेडिएटर फैंस जो हैं उनकी पावर केबल्स लगा देते हैं मदरबोर्ड में। तो इसके लिए इसी के बॉक्स में जो लिक्विड कूलर है उसके बॉक्स में ये आई थी, जिसमें कि हम 2 पावर केबल से एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को इसमें प्लग इन कर दूँगा, जो दोनों फैंस की पावर केबल्स हैं। एंड जो एक वहाँ से कन्वर्ट होके सिंगल पावर केबल में जा रही है वो मैं अपने मदरबोर्ड के सीपीयू फैन हेडर में लगा दूँगा। सो यहाँ पे मैंने दोनों फैंस की पावर केबल्स लगा दिए मदरबोर्ड में। सो यहाँ पे थोड़ा अब डार्क हो रहा है, मैं थोड़ी लाइट्स ऑन कर देता हूँ। ओके, सो मच बेटर। तो अभी तक हमने पंप फैन और दोनों रेडिएटर फैंस की पावर केबल्स लगा दी हैं। अब जो लास्ट काम इनमें बचता है वो है इन तीनों की आरजीबी कनेक्शंस करना। सो ये जो केबल यहाँ पे है ये है पंप फैन की आरजीबी के लिए। एंड इसके अलावा यहाँ पे 2 केबल्स हैं जो ये रेडिएटर फैंस हैं उनकी आरजीबी के लिए। एक यहाँ पे है एंड एक ये है। तो इन टोटल 3 आरजीबी केबल्स हैं। सो इसके लिए हमारे पास एक कन्वर्टर है जो कि कूलर मास्टर के बॉक्स में ही आया था। तो इससे बेसिकली इस कन्वर्टर से क्या होता है कि आप जो तीनों चीज़ें रेडिएटर फैंस और पंप फैन की आरजीबी केबल लगा सकते हो। एंड वो कन्वर्ट कर देगा सिर्फ एक हेडर में जो कि आप मदरबोर्ड में लगाओगे। तो उस एक हेडर से ही आप तीनों की आरजीबी कंट्रोल कर सकते हो। एंड उसके लिए कि ये कनेक्टर्स भी दिए हुए हैं फैंस की केबल को इस केबल से कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने उन तीनों फैंस की केबल को कनेक्ट कर दिया है उस कनेक्टर केबल में। एंड उसके बाद जो ये कन्वर्ट होके एक केबल निकल रही है उसको मैं यहाँ JRGB हेडर है वहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने RGB जो फ़ैन RGB है उसकी फ़ाइनल कनेक्शंस कर दिए हैं। एंड इसके बाद जो चीज़ रहती है वो है ये जो बैक फ़ैन है इसका कनेक्टर। एंड जो फ्रंट ऑडियो है उसका भी कनेक्टर रह गया है, तो इन दोनों को भी मैं लगा देता हूँ। सो
तो इसके साथ ही यहाँ पे असेंबली का पूरा काम ख़त्म हो गया है, जो इंटरनल असेंबली है। ये जो केबल्स है ये फ़ैन स्पीड कंट्रोलर जो फ्रंट में थे उसके लिए हैं, तो अभी हमें इनका कोई यूज़ नहीं है। तो अब देखते हैं मदरबोर्ड के इनपुट आउटपुट पैनल को। सो ये है मदरबोर्ड का आईओ पैनल एंड यहाँ पे मैं अभी के लिए इसमें माउस और कीबोर्ड अटैच कर देता हूँ टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों ऊपर वाले यूएसबी पोर्ट्स में मैं यहाँ पे माउस एंड दूसरे वाले में अपना कीबोर्ड अटैच कर दूँगा। एंड इसके नीचे ये जो है ये वायरलेस लैन के लिए, वाईफाई के लिए बेसिकली। तो इसके साथ इसके 2 एंटेनास दिए हुए थे, तो इनको मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। ओके, तो इसके बाद मैं इसमें अपनी HDMI केबल कनेक्ट कर देता हूँ मॉनिटर में डिस्प्ले के लिए। तो यहाँ पे ये मेरे ग्राफिक कार्ड के पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगी। तो इसके बाद जो लास्ट चीज़ रह गई है वो है पावर सप्लाई की पावर केबल। तो वो भी हम अटैच करके एंड इसको अब फाइनली ऑन करके देखेंगे। तो ये पावर केबल, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इसको लगाने के बाद जस्ट इसको ऑन करके देखते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। ओके, सो दिस इज़ गुड। मदरबोर्ड में पावर आ रही है एंड सब कुछ देखने में ठीक लग रहा है। सारी RGBs चल रही हैं, ग्राफिक्स कार्ड की, रैम की, मदरबोर्ड की एंड ऊपर रेडिएटर फैंस की भी। आई थिंक ये पंप फ़ैन की RGB नहीं चल रही है क्योंकि इसका शायद कनेक्टर लूज़ हो गया है, बट इसको भी देखेंगे। उसके अलावा सब कुछ ठीक चल रहा है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। इसको यहीं ख़त्म करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।